डियर स्टूडेंट, बायोलॉजी के आज की क्लास में आपका स्वागत है एक बार फिर से। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे जो है चैनल को आगे बढ़ाने में थोड़ी मदद मिले और हम नई नई वीडियो, नए नए क्लास आपके लिए लाते रहें। चलिए प्रिय छात्र छात्राओं, देखते हैं आज की क्लास में हम सेल पढ़ रहे हैं। 11th में क्या पढ़ रहे हैं? सेल पढ़ रहे हैं। सेल में अभी तक हमने पढ़ा है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में। कहाँ तक पढ़ा है हमने? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में पढ़ा है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कैसी होती हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन कौन से अंतर होते हैं, या फिर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनेली पाई जाती हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं, डिफरेंस होती हैं। तो हमने पिछली क्लास में बायोलॉजी के सेल वाले इस चैप्टर में हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका के बाद यूकैरियोटिक कोशिकाएं बनी, किस तरह से उसमें सेल ऑर्गेनेली होती हैं, किस तरह से वो सेल ऑर्गेनेली उनमें काम करते हैं, वर्क करती हैं, क्या क्या उनके फंक्शंस होते हैं, किस तरह से उनका स्ट्रक्चर होता है। तो आइए हम देखते हैं आज की क्लास में यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे सेल ऑर्गेनेली हैं जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती हैं, और कुछ ऐसी सेल स्ट्रक्चर्स हैं जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अतिरिक्त प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में आपको देखने को नहीं मिलेगा। वैसे अगर हम बात करें यूकैरियोटिक कोशिका की, तो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, उन दोनों में हमें कॉमन रूप से न्यूक्लियस मिलता है। क्या देखने को मिलता है? न्यूक्लियस देखने को मिलता है, केंद्रक देखने को मिलता है। तो आज हम इसी कॉमन सेल ऑर्गेनेली के बारे में, सबसे बड़े या बृहद कोशिका की कोशिकाएं के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे, पढ़ेंगे। आज देखते हैं न्यूक्लियस है क्या, केंद्रक क्या होता है, केंद्र के कार्य क्या हैं, किस तरह से इसका निर्माण होता है, कौन कौन से ऑर्गेनेली इसके साथ जुड़े हुए होते हैं। तो चलिए देखते हैं हम न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस है क्या? न्यूक्लियस, केंद्रक। सबसे पहले ये हम जान लेते हैं इसकी डिस्कवरी किसने की, केंद्रक की खोज किसने की, केंद्रक का वर्क क्या होता है। देखेंगे सेल के बारे में सबसे पहले बताया था, आपको बताया गया है कि रॉबर्ट हुक इसके जनक माने जाते हैं। उसके बाद डिस्कवरी, जब इसमें अलग अलग एक तरह से दौड़ सी मच गई सेल के बारे में जानकारी प्राप्त करने में, तो एक वैज्ञानिक आए रॉबर्ट ब्राउन। कौन आए? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस के बारे में बताया। किसके बारे में बताया? न्यूक्लियस के बारे में बताया कि एक जो है सेल के अंदर बिल्कुल सेंटर में एक सेल ऑर्गेनेली होती है, सबसे बड़ी सेल ऑर्गेनेली होती है, जिसे हम केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। इसका कार्य क्या होता है? जो सेल से रिलेटेड जितने भी नियंत्रण एवं समन्वयन का, कंट्रोलेशन और जो कोऑर्डिनेशन का जो वर्क होता है, ये केंद्रक के द्वारा ही किया जाता है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि न्यूक्लियस को इसका सेल का, कोशिका का जो है मस्तिष्क या दिमाग भी कहते हैं, ब्रेन भी कहते हैं। तो इसी न्यूक्लियस के बारे में हम आज पढ़ेंगे। देखते हैं न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर किस तरह से है। चलिए यूकैरियोटिक कोशिकाओं में हम यूकैरियोटिक सेल्स में हम यूकैरियोटिक कोशिकाओं में हम कैरियोटिक कोशिका में हम देखेंगे किस तरह से इसका स्ट्रक्चर है, किस तरह से इसका स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का। तो ये हम देखेंगे सबसे पहले। चलिए हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मान लेते हैं ये एक यूकैरियोटिक कोशिका है। क्या है ये? यूकैरियोटिक कोशिका है। इसे हम मान लेते हैं एक यूकैरियोटिक कोशिका है। क्या है ये? यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक कोशिका है। इसमें हम देखेंगे एक ऑर्गेनेली है। क्या है? एक ऑर्गेनेली है जो डबल मेम्ब्रेन्ड है। कैसी है? डबल मेम्ब्रेन्ड है। इसे हम देखेंगे कुछ इस तरह से बनी हुई है। एक स्ट्रक्चर हमें कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। एक लेयर ऐसे है, फिर एक लेयर इसके ऊपर है, ऐसे दो लेयर का एक स्ट्रक्चर है। आप देख रहे हैं बीच बीच में ये डैश डैश क्या हो रहा है, मतलब डॉट डॉट क्या हो रहा है। ये स्ट्रक्चर थोड़ा बीच बीच में जगह क्यों बन जा रही है? क्योंकि हम देख रहे हैं
जो ये मेम्ब्रेन है, दोनों झिल्लियां हैं वो आपस में जुड़ रही हैं। क्या हो जा रही हैं? ये आपस में एक दूसरे से जुड़ जा रही हैं, एक दूसरे से आपस में ये जुड़ने का ऐसे ऐसे काम करती हैं। इस तरह से ये जुड़ जाती हैं, ऐसे ऐसे, इस तरह से ये आपस में जुड़ गई। क्या हो गई? आपस में इस तरह से जुड़ गई। अब इसमें हम देखेंगे एक जो है लेयर जो ऊपर वाली है इसे हम बोलेंगे आउटर मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? आउटर मेम्ब्रेन, बाह्य झिल्ली या आउटर लेयर भी कह सकते हैं। और इसे हम क्या बोलेंगे? इनर मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? इनर मेम्ब्रेन बोलेंगे। इसे बोलेंगे अंतः या आंतरिक झिल्ली। क्या बोलेंगे? अंतः या आंतरिक झिल्ली के नाम से इसे हम जानेंगे। तो इसमें जो दो लेयर है, आप देखेंगे जब ये स्ट्रक्चर बन रहा है इसके बीच बीच में कुछ पोर दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ये सब क्या है? पोर दिखाई दे रहे हैं। हमें कुछ पोर देखने को इसमें मिल रहे हैं, बीचों बीच ये पोर है, इसका एक ये पोर है। ऐसे ऐसे हमें कुछ क्या दिखाई दे रहे हैं? पोर दिखाई दे रहे हैं, छिद्र दिखाई दे रहे हैं। अब इनको क्या नाम देंगे? इनको हम नाम देंगे न्यूक्लियर पोर। क्या नाम देंगे? न्यूक्लियर पोर। केंद्र की या केंद्रीय छिद्र नाम देंगे इन्हें, न्यूक्लियर पोर नाम देंगे। अब क्या देखेंगे हम? ये हो गया न्यूक्लियर पोर हो गया। अब न्यूक्लियर पोर के बाद ये जो बीच का पोर्शन है ऐसे, ये क्यों खाली पड़ा हुआ है? इसे क्या बोलेंगे हम? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्या बोलेंगे? पेरी न्यूक्लियर स्पेस का नाम देंगे। अब यहाँ ध्यान देंगे, ये तो पूरा का पूरा एक है न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर हो गया। ये जो है अंदर आप क्या दिखाई दे रहा है? न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। अब इसके अंदर कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनेली कौन कौन से स्ट्रक्चर है, कौन कौन सी संरचनाएं हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये देखेंगे इसके अंदर एक मैटर ऐसे ऐसे भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? मैटर भरा हुआ है। इसे क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म नाम देते हैं। ये मैटर भरा हुआ है, इसके अंदर भरा हुआ है, केंद्रक के अंदर, जिसमें जो इसके डीएनए हैं और बाकी जो स्ट्रक्चर्स हैं, इसके गुणसूत्र क्रोमोसोम्स हैं, इसके अंदर छुपे हुए हैं, इसी के अंदर तैर रहे हैं। एक हिसाब से मान लेते हैं इसी के अंदर ये तैर रहे हैं। तो ये क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म। और बाहर जो सेल के इधर सेल के अंदर ही भरा हुआ है, इसे क्या बोलेंगे हम? साइकोप्लाज्म। क्या बोलेंगे? साइकोप्लाज्म बोलेंगे हम। क्या नाम देंगे इसे? साइकोप्लाज्म। इसका एक और नाम है जिसे हम साइटोसोल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोसोल के नाम से भी जानते हैं। साइकोप्लाज्म और साइटोसोल एक ही बात है। अगर कोई आपसे बात कर रहा है, कोई कह दे साइटोसोल है, तो हमें ये नहीं ध्यान देना है कि हम तो साइटोप्लाज्म हम पढ़े थे, साइटोसोल ये बता रहे हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। चाहे हम साइटोसोल बोले चाहे साइटोप्लाज्म बोले, साइकोप्लाज्म बोले, एक ही बात है। अब जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है और साइकोप्लाज्म होता है, ये दोनों मिलकर न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइकोप्लाज्म, यही दोनों जुड़कर या मिलकर बनाते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बनाते हैं? प्रोटोप्लाज्म बनाने का काम करते हैं। यही दोनों मिलकर बनाते हैं प्रोटोप्लाज्म। ये देखेंगे इधर क्या बनाएंगे? प्रोटोप्लाज्म। यही दोनों मिलकर जीव द्रव्य बनाने का, प्रोटोप्लाज्म बनाने का काम करते हैं। अब ध्यान देंगे, ये तो हो गया जो स्ट्रक्चर है इसका, क्या क्या इसके अंदर पाए जा रहे हैं। अब हम देखेंगे जो ये पोर है, न्यूक्लियर पोर है, हमने न्यूक्लियोप्लाज्म समझा, हमने जो है साइकोप्लाज्म समझा। ये जो न्यूक्लियर पोर है इसका वर्क क्या होता है? इस छिद्र का काम क्या है? ये क्यों ऐसे जगह छोड़ रहा है? सबसे पहली बात तो ये है कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर एक ऐसे ऐसे क्या पड़ा हुआ है? डीएनए पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? डीएनए। यहाँ एक डीएनए का स्ट्रक्चर है, डीएनए पड़ा हुआ है। अब जाहिर सी बात है ये डीएनए क्या करेगा? आप लोगों को बताया गया है पिछली क्लास में, जो डीएनए होता है यही एक आरएनए को बनाता है। किसे बनाता है? डीएनए ही बनाता है आरएनए को। किसे बनाने का काम करता है? आरएनए को बनाने का काम डीएनए का ही होता है।
कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा ऊपर वाला पार्ट्स कम आवत चलो बोलो पड़ा बात देखो, हालांकि उसका कोनो मतलब नहीं है इतना। बोले था ये है। चलिए, तो ये क्या होता है, डीएनए जो होता है वही आरएनए का निर्माण करता है। जाहिर सी बात है, इस डीएनए ने, मान लेते हैं हम, इस डीएनए ने क्या बना दिया, इस डीएनए ने बना दिया किसे, एमआरएनए को। किसे बना दिया, एमआरएनए को बना रहा है, या फिर ये बना रहा है टीआरएनए को। किसे बना दे रहा है, टीआरएनए को बना रहा है। तो जाहिर सी बात है, जब ये डीएनए को, आरएनए को ये डीएनए बनाएगा, तो ये आरएनए न्यूक्लियस के अंदर तो पड़ा रहेगा नहीं, इसे कहाँ जाना है, साइकोप्लाज्म में जाना है। कहाँ जाना है, साइकोप्लाज्म में जाना है, कोशिका द्रव्य में जाना है। तो उसे कोशिका द्रव्य में इसी पोर के माध्यम से ऐसे ऐसे बाहर निकलेगा। इसीलिए यही काम होता है न्यूक्लियर पोर का, डीएनए के द्वारा बनाए गए आरएनए को बाहर निकालने का। इसके साथ ही साथ इस पोर के द्वारा क्या होता है, जो प्रोटीन होते हैं, क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, वो प्रोटीन्स अंदर इंटर करते हैं। कहाँ इंटर करते हैं, अंदर इंटर करते हैं। किसके अंदर इंटर करते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रवेश करने का ये काम करते हैं। तो ये न्यूक्लियर पोर का काम होता है। किसका काम होता है, न्यूक्लियर पोर का काम होता है। अगर हम आगे बात करें, जैसे ये हुआ आरआरएनए, इसमें हमने अभी एमआरएनए की बात करी, टीआरएनए की बात करी, और आरआरएनए, इसे जानते हैं आप लोग। जो आरएनए का ये टाइप है, ये राइबोसोम जो होता है, यही राइबोसोम्स मिलकर आरएनए को बनाने का काम करता है। ये सबसे ज़्यादा किसी कोशिका द्रव्य में जो आरएनए का सबसे ज़्यादा कोई भाग होता है 80% लगभग, तो ये किसका होता है, आरआरएनए का ही होता है। किसका होता है, आरआरएनए का ही होता है। अब आरआरएनए जो है, यही आरआरएनए देखेंगे ऐसे है, आरएनए मान लिया जाए इसने बनाया, ऐसे आरएनए को बनाया। अब आरएनए पर जाहिर सी बात है, बाहर से आरएनए तो बन गया, इधर से बाहर से प्रोटीन्स आएंगे। क्या आएंगे, प्रोटीन्स आएंगे, और इसके ऊपर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, लग जाएंगे। इसके ऊपर लगने के बाद यही जो आरएनए होंगे वो राइबोसोम्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, राइबोसोम्स। आप लोगों ने सुना होगा राइबोसोम को प्रोटीन उत्पादन की फैक्ट्री कहते हैं, कहा जाता है इसे। राइबोसोम प्रोटीन बनाने का काम करता है। क्या बनाने का, प्रोटीन उत्पादन की। इसे मशीन बोलते हैं या फैक्ट्री बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे राइबोसोम्स इससे लग जाएंगे। इसी प्रोटीन से ही, प्रोटीन्स का उत्पादन करने का काम इनका होता है। अब इस तरह से जो है ये स्ट्रक्चर है एक केंद्रक का। किसका है, केंद्रक का है। और इसी में देखेंगे हम आगे चलकर, अगली क्लास में हम क्या देखेंगे, जो हम देख रहे हैं ये न्यूक्लियस है, इसमें जो ये गुणसूत्र हैं या डीएनए है, डीएनए गुणसूत्र के अंदर जो ये कैसे बैठे, गुणसूत्रों में कैसे लिपटे हुए हैं, डीएनए में लिप्यंतरण इनका कैसे है, रिप्लिकेशंस कैसा है, ये हम इस अगली क्लास में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।